आज मेरी शादी होने वाली थी, वह भी कई मन्नतों और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल के ऊपर की हो गई थी, लेकिन जो रिश्ते मेरे लिए आते थे वो मेरा गहरा सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो इस मोबाइल फोन का, जिसकी वजह से आज मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी ही गलती थी कि मैंने लड़के को अपनी फोटो फिल्टर लगाकर दिखाई थी। शादी के बाद मेरी भाभी कमरे में आई और मुस्कुराकर कहने लगी, पार्लर वाली के हाथ में तो जादू है। कैसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस सुमन, कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, नहीं तो ये चमक धमक सारे पसीने से धुल जाएगी और तुम्हारा असली रंग देखकर तुम्हारे पतिदेव डर जाएंगे। मैंने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और विदा होकर पति के साथ चली गई। मैं शादी की रात दुल्हन के रूप में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे भाभी की बात भी याद आ गई कि किसी भी हाल में पसीना ना आने देना, नहीं तो तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तेरा काला चेहरा देखकर डर जाएगा। इसलिए मैं तुरंत बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के तुरंत बाद मेकअप ठीक करके ही बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और जैसे ही मैं बाहर आई तो पति को देखते ही मैं दंग रह गई, क्योंकि वो तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मेरा रंग देखते ही उठकर चला जाता था। हम 3 बहनों में से मेरा रंग सबसे सांवला था। हालांकि मेरे चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी, बस एक रंग से ही मार खा जाती थी और हमारे समाज में इस सांवले रंग में मुझ जैसी लड़कियों का हर गुण, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा भी छुप जाती है। सामने वाले को ना हमारी शालीनता दिखाई देती है और ना ही हमारी सुंदरता, बस दिखाई देता है तो सिर्फ हमारा गहरा सांवला रंग। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे सामने ही मेरे माता पिता को कहने लगते, ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी की शादी करानी है तो बता दीजिएगा। शुरू में तो मेरी माँ ऐसे लोगों को भला बुरा कहने लगती कि कैसे मुंह उठा के दूसरों की बच्चियों में कमियां निकाल के चले जाते हैं। जरा सी भी शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या फिर उसके माता पिता यह सब कैसे सुनते और सहते होंगे। कितना बुरा लगता है ना, जब आप किसी के सामने खुद को सजा धजा के इसलिए बैठ जाओ कि शायद आप उसे पसंद आ जाए और वो आपको नापसंद कर जाए। उस समय दिल को जो दर्द होता है वो किसी पीड़ा से कम नहीं होता है। कुछ समय बीतने के बाद अब मेरी छोटी बहनें की भी शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए मेरी माँ अब उन रिश्तों के बारे में सोचने लगी जो मेरी बहनों को पसंद करके जाते थे। एक के बाद एक मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। बस एक मैं ही रह गई थी। मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो सोचती कि अगर इस सांवली रंगत को हटा दूं तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ काला रंग ही क्यों दिखाई देता है। पहले तो मैंने रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छे और महंगे पार्लर से व्हाइटनिंग फेशियल भी करवाया, लेकिन मुझ पर हर तरकीब नाकाम ही हो गई थी। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तो आने वाले रिश्ते भी बदलने लगे। पहले लोग मुझ में एक ही कमी देखते थे और वो था मेरा सांवला रंग, लेकिन अब मेरी कमियों में बढ़ावा होने लगा था। मेरी दूसरी कमी मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता सही वक्त पर हो जाता और लोग मेरी रंगत के बजाय मेरी दूसरी खूबियां देख लेते तो मेरी शादी भी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तलाकशुदा के रिश्ते आने लगे थे, या फिर उन सज्जनों के जिनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उनके 1 या 2 बच्चे होते। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उन्हें भी पसंद ना आ सकी। इसलिए अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं अब बहुत उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जब मेरी छोटी बहनें अपने पतियों और छोटे बच्चों के साथ मायके आती थी तो मैं अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती और उनके पतियों के सामने भी नहीं जाती थी कि मुझे देखकर कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ा दे। मैं बहुत नकारात्मक सोचने लगी थी। दूसरी ओर मेरी माँ मेरा रिश्ता ना होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी भगवान की पूजा भी बढ़ने लगी थी। वो मुझसे कहती, सुमन, ये 21 दिन का पूजा पाठ है, इसमें 1 दिन का भी अंतर मत करना। मैंने सुना है जिसने ये पूजा पाठ किया है 21 दिन में उसका रिश्ता तय हो गया है। मैंने चुपचाप पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन 21 से 22 दिन बीत गए और उसके बाद कई दिन और महीने बीत गए।
मेरी किस्मत का सितारा भी शायद मेरी रंगत देखकर फीका पड़ गया था। मैं किस तरह की पीड़ा से पीड़ित थी वो केवल मैं ही जानती थी, या फिर मेरे भगवान ही जानते थे। पूजा पाठ करके भी मैं तंग आ गई थी। भगवान के सामने मैं गिड़गिड़ाने लगती, लेकिन शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी थी। फिर एक दिन मुझे मेरे कॉलेज की सहेली मिलने आई, जिसकी रंगत मेरे रंगत जैसी ही थी, बल्कि वो तो दिखने में भी ठीक ठाक ही थी। वो अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मैं गुमसुम हो गई कि मेरी एक यही तो दोस्त बची थी जो मेरी तरह कुमारी थी, और बाकी सब तो अपने ससुराल जा चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित तब हुई जब मैंने मोबाइल पर उसके होने वाले पति की फोटो देखी। वो तो अच्छा खासा हैंडसम नौजवान था। मुझे अपनी सहेली का सांवला रंग देखकर भी जलन होने लगी। इस रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी। वो मुझे कहने लगी, सुमन, मेरी संजीव से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो कहने लगी, पहली बार उसने अपनी तस्वीर फिल्टर में खींचकर भेजी थी, फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत रंग लाई तो फिर उसे मेरी रंगत से भी कोई शिकायत नहीं रही। ये सुनकर मुझे समझ में आने लगा कि शायद शादी करने का यही एक तरीका हो सकता है। अब अगर मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाए तो मेरा भी घर बस जाएगा। मैंने अपने फेसबुक पर कई खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद उनमें से जो भी मुझे अच्छा लगा मैं उसे मैसेज करने लगी, और फिर मैंने खुद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी, जो कि तुरंत एक्सेप्ट कर ली गई। मैं बहुत खुश हो गई। 1 महीने तक हम आपस में बातें करते रहे। उस लड़के का नाम सौरभ था। 1 महीने के बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे। पहली बार सौरभ ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी तो मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर कहीं वायरल हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। सौरभ ने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है और वो मेरे बारे में गंभीरता से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं दिखने में तो बहुत खूबसूरत हूँ, तो क्या अड़चन है कि मैं फिल्टर से अपना रंग गोरा करके उसे अपनी तस्वीर भेज दूं। फिर मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और तस्वीर उस लड़के को भेज दी। जैसे ही उसने मेरी तस्वीर देखी वो मुझसे कहने लगा, सुमन, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर की कमी को ही मिटा दिया था। कई सालों से मैं अपने रंगत के ऊपर सिर्फ ताने ही सुनते आ रही थी। पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की थी तो मुझे लगा मैं हवा में उड़ रही हूँ। पहली बार किसी ने मेरे रंग के अलावा मेरे चेहरे में कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी, और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था। वो अक्सर मेरी तारीफ करता रहता था। फिर तभी मुझे उससे पता चला कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऑनलाइन बिजनेस भी करता है। मैंने भी उसे अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था और साथ ही मैंने बताया था कि मैं खाना बनाने में भी माहिर हूँ। हमारे विचार और स्वभाव बहुत मिलते जुलते थे। 4-5 महीने हो गए थे कि सौरभ मेरे लिए रिश्ता भेजने का जिद करने लगा, और अब मैं सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूं। मुझे पहले ख्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना रहस्य बता दिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल ले, और फिर ऐसा ही हुआ। मेरे रिश्ते के लिए जिस दिन सौरभ के घर वालों को आना था मैं अच्छी तरह से तैयार हुई थी। भाभी ने मेरी माँ पापा को यही कहा था कि सौरभ का रिश्ता उनके किसी जानने वाली की तरफ से आया है, तो फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। शादी के दिन लाइट न होने की वजह से जब मैं वॉशरूम में गई थी और फिर लाइट आते ही अपना मेकअप ठीक करके बाहर आई तो सौरभ बेड पर ही बैठा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही था, तस्वीर जैसा। मैं शरमाई शरमाई बेड पर आई और आकर बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच कुछ सेकंड खामोशी से गुजरे। तब उसने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंगूठी पहनाई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यही डर था कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद सौरभ की मोहब्बत खत्म ना हो जाए। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए। कहने लगा, तुम मुंह धोकर सादा ड्रेस पहन लेना। इस गर्मी में इस भारी भरकम ड्रेस में तुम परेशान हो रही होगी। अब तो मैं सोच में पड़ गई। हालांकि मैं इस बात के लिए 1 महीने से मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी कि सौरभ को सच बता दूं। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह से जबान ही किसी ने खींच ली हो। मैंने सोचा मुंह धोकर ही उसके सामने आ जाती हूँ। अगर उसे गुस्सा आया तो उसे मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। आखिर वो मुझसे मोहब्बत करता ही है ना। जब प्यार हो जाता है तो इंसान अपने सामने ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं उठी और वॉशरूम में चली गई
और मुझे हैरानी का एक और झटका लगा जब मैं उसके सामने सादा लिबास और मुंह धोकर बैठी थी। तभी ना उसे इस बात का आश्चर्य हुआ और ना ही उसके चेहरे पर कोई नाराजगी थी। हालांकि वो गोरा था, लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मैं अब भी दुल्हन बनी सभी गहनों के साथ उसके सामने बैठी हूँ। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी बहुत प्यारी लग रही हो। फिल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरत चेहरे पर गोरी रंगत कुछ जच नहीं रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारा रंग गेहुए रंग का हो तो तुम और भी प्यारी लगने लगोगी। हकीकत में तुम कहीं ज्यादा हसीन लग रही हो। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर तुम्हारा यही रंग अच्छा लगता है। सौरभ की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। क्या वाकई में मैं उसे ऐसे ही अच्छी लगती हूँ? इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दस्तक मेरी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ गया। सौरभ ने जब खड़े होने के लिए पैर को साइड पे रखा और स्टैंड को अपने करीब किया और उसके सहारे से वो खड़ा हुआ। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि वो एक पैर से अपाहिज था। वो लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोलने जा रहा था और मुझे लगा इस कमरे में सजी सजाई छत मेरे ऊपर ही गिर जाएगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बुझकर ही रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। उसके घुटने से नीचे पैर बिल्कुल गायब था। ये देखते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा और आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे। दिल चाहता था कि उसके सामने जोर जोर से रोऊं। ऐसे पति से तो अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करती, अपना पूरा जीवन मायके के दहलीज पर बिता देती। कमरे के बाहर मेरी नंद थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और वो उसे साइड टेबल पर रखकर चली गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल भी थम सा गया था। अब मुझे अपनी माँ की चुप्पी का कारण समझ में आ गया था। भाभी का क्या था, वो चाहती भी यही थी कि भाई के सिर से बोझ भी उतरे और वो अकेली घर में राज करती रहे। मेरी माँ तो मेरे लिए पहले से ही चिंतित और बीमार थी। मेरे चाहने पर भी मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सिसकियों से रो रही थी। सौरभ मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मेरी ओर देखते रहे और बोलने लगे कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने उनकी ओर शिकायत भरी नजरों से देखा और फिर बोली, ये बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो बोलने लगे कि हमारा रिश्ता बातें जाहिर करने का नहीं था। सुमन देखने से पहले ही हमने एक दूसरे को पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। अब मैं क्या कहती? मैंने तो 100 लड़कों को देखकर उसे पसंद किया था। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही सौरभ ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उनका हाथ पीछे किया और उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के लिए वो तो मेरे तरफ हैरानी से देखते रहे और फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं सौरभ से ठीक से बात भी नहीं की थी। मेरे साथ धोखा किया गया था, लेकिन मेरी सास मेरी विनम्रता से बहुत खुश हुई थी। मेरी नंदे जब भी घर आती तो मेरे हाथ का बना लजीज खाना खाकर मेरी तारीफ करते नहीं थकती। जब मैं उन्हें उनके पति के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता था। मेरा पति तो इस काम के लिए भी सक्षम नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा सके। पहले पहले तो सौरभ मुझसे मेरे व्यवहार के बारे में पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुपचाप हो गए। बस अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और मैं दूसरों के पतियों को चलते फिरते देखकर मन ही मन में जलती रहती थी। सौरभ को हमेशा बिस्तर या सोफे पर बैठते उठते समय मुश्किल महसूस होती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठने बैठने में मदद नहीं की। मैं बस मुंह घुमा लेती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो मेरी हर कड़वाहट चुपचाप सह रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे मेरे शब्दों की कठोरता का जरा भी एहसास नहीं होता था। मैं ये तक कह देती थी कि अगर आप अपाहिज न होते तो मुझे भी इतना काम न करना पड़ता। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। मुझे मेरी बात का वो कोई जवाब भी नहीं देते थे। बस एक खामोशी से कह देते कि तुम मेरा काम मत किया करो। हालांकि मैं उनका काम ज्यादा भी नहीं करती थी। ज्यादातर वो घर पर ही रहते थे क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप पर ही होता था और वो अपने कमरे में ही रहते थे। बस कुछ देर वो अपने माँ बाप के साथ बैठ जाते थे और बातें करते रहते थे। सौरभ अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। बाकी 2 बहनें थी। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वे काम से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मैं मजाक भरे अंदाज में हंसने लगी कि आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं भी ले जा सके। ये सुनकर उनका चेहरा उदास सा हो गया था।
कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलाने आती है। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कार ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा कि देखूं तो ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं उनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और वे एक पैर से ही बड़ी सफाई से गाड़ी को नियंत्रित करके चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी हुई थी। आगे चल के एक सिग्नल पे उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आसपास में रुकी हुई गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी कितना खूबसूरत नौजवान है और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। उसकी बात हम दोनों ने भी सुनी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था कि पता चले कि इस बहुत खूबसूरत नौजवान का एक पैर ही नहीं है तो फिर मैं देखूं किस पर तरस आएगा। उसने मेरे जख्म को फिर से ताजा किया था। मेरा चेहरा देखकर सौरभ समझ गए कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है, इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नजर से देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी सुंदर हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी सौरभ के मुंह से मेरी तारीफ। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करे। ऐसे ही बातों के जाल में फंसकर मैं पछता रही हूँ। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना। मैंने गुस्से वाले आवाज में कहा और अपने घर के सामने उतरने लगी तो सौरभ ने कहा, सुमन, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहो तुम फैसला ले सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आजाद हो। मैंने मजाक भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट गई होती। ये कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़े जोर से दरवाजा बंद कर दिया और घर आ गई। अगले दिन मुझसे मिलने मेरी वो ही सहेली आई। उसके चेहरे की रौनक मानो कहीं गायब हो गई थी। मैंने उससे कारण पूछा तो कहने लगी, मेरा पति मुझे मेरे रंगत के ताने मारता रहता है। कहता है तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मायके भेज दिया है और बोला है कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि मैं उसके छोटे से घर में और कम पगार से खुशी से गुजारा कर रही थी। सहेली की इस बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो वहां से चली गई। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल आ गई। भाई ही मुझे छोड़ने आए थे। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला था। भाई मुझे बाहर ही छोड़कर चले गए थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदे मेरे बारे में ही जोर जोर से बातें कर रही थी। कह रही थी, तुम में ऐसी कौन सी कमी थी सौरभ, जो इस काली महारानी को सिर पर चढ़ा रखा है। और कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास। क्या वो जरा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? उसकी रंगत देखकर तो मेरा दिल मचलने लगता है। अपनी नंद की मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफें करते नहीं थकती थी और मेरे पीछे से ये सोच रखती है। सौरभ ने तुरंत जवाब दिया, सुमन मेरी पत्नी है, वो कितनी सुंदर है ये मैं ही जानता हूँ। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का। और मेरे सामने आप बिना संकोच बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने सुमन के सामने कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सौरभ अब भी मेरा ही पक्ष ले रहे थे। तुम्हारी ही वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना तो वो जो करती है 5,000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास के मन में मेरे लिए ऐसे विचार थे। मैं ये सुनकर चौंक गई थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बहुत गंभीरता से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में सम्मान मिल रहा है तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, वो सौरभ ही थे जो मेरे ढाल बने हुए थे। जब सौरभ कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठा दिया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे इस तरह अपने पैरों में बैठी देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वे अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मैं फुट फुट कर रोने लगी और अपने बर्ताव की माफी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि देखने वाले की कमी महत्व नहीं रखती, बल्कि इंसान होना सबसे ज्यादा महत्व रखता है। सौरभ ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसलिए मेरे अंदर की कोई कमी उन्हें कमी नहीं लगी और मैंने उनका चेहरा देखकर उनसे मोहब्बत की थी, इसलिए उनकी बाहरी कमी को देखकर दिल सहम सा गया था। वक्त रहते मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मेरे पास एक आदर्श पति थे। मैं बहुत से हाथ पांव वाले सही सलामत मर्दों को भी देख लिया था कि वो अपनी बीवियों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। अब मुझे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं था।
और मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में आज बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।